हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा द हायर एजुकेशन। अब जो दोस्तों हम पढ़ते द हायर एजुकेशन में बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर ध्यान से उसको देखा जाए तो उसमें कभी आपको हिस्ट्री नज़र आती है, कभी आपको पॉलिटी, कभी आपको इन्वायरमेंट, कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी आपको लगेगा वेस्टर्न कल्चर जो या ईस्ट इंडिया कंपनी थी एजुकेशन पॉलिसी बनाई उसके बारे में पढ़ रहे हो। तो आपको क्या करता है, हर एक पॉइंट उसमें क्या कर रखा है, जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन हमें क्या क्या करना है, बेसिक बेसिक चीज़ को खाली बस समझना है। उसके बाद जो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे, आप जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे। अब जिसमें उसमें टॉपिक क्या दिया रखा है, पहला जो आपका टॉपिक आता है द इंस्टीट्यूशनल ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। अब जो आपका इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत रूप से प्राचीन काल की एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, पहला जो बात करता है। दूसरा बात इसमें करता है कि इवैल्यूएशन प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन, प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जब 1947 के बाद देश हमारा आज़ाद होता है, उसके बाद की एजुकेशन, और 1947 से पहले जब अंग्रेज का चार्टर्ड एक्ट चल रहा 1813 से। तो ये जो पॉइंट क्या होता है, हर एक पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन। फिर सेकेंड आपका टॉपिक आता है स्किल्ड एजुकेशन क्या है, प्रोफेशनल क्या है, टेक्निकल क्या है। फिर उसी में एक और टॉपिक जुड़ा होता है ओरिएंटल एजुकेशन क्या है, न्यू ओरिएंटल एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या है। हर एक पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब ओरिएंटल एजुकेशन जो पुराना कॉन्सेप्ट था, ओल्ड एजुकेशन कॉन्सेप्ट था, जैसे पहले भारत में एजुकेशन जो आपका पढ़ाया जाता था, जैसे गुरुकुल एजुकेशन हो गया, या आपका इंस्टीट्यूशनल में अगर देखा जाए तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, जगदाला, तिलहरा, ऐसे जो भी प्राचीन काल की यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता था, उसके बारे में हमें जानकारी रखना है। अब इस सिर्फ एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं दोस्तों, उसके बाद एक एक करके भी बताते हैं। नेक्स्ट आपका अगला आता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन। अब देखिए क्या है वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन। ये बेसिक चीज समझना है भाई। वैल्यू होना चाहिए, एजुकेशन की महत्व क्या है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई फिल्म का डायरेक्टर बन रहे हैं, या फिल्म के आप एक राइटर बन रहे हैं, या फिल्म के आप स्क्रिप्ट राइटर या आप कोई स्टोरी टेलर बन रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, या आप लिरिक्स लिख रहे हैं, तो ये तभी आप लिख सकते हैं जब आपके पास चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या होता है कि आप जो भी पढ़ाई करो, चाहे आप आईटी सेक्टर में जाओ या सॉफ्टवेयर फील्ड में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, नॉलेज का कोई बेसिक आधार नहीं। आप जितना सीखो कम है, लेकिन जितना आप सीखो तो उसको कम से कम इम्प्लीमेंट करके देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो उसका ये महत्व होना चाहिए। प्रोफेसर क्या है, प्रोफेसर का बेसिक चीज़ या टीचर या जो भी होता है, गुरु होते हैं, उनमें बहुत पेशेंस मांगता है और हमेशा उनको अध्ययन करते रहना चाहिए। नई से नई चीज़ को अध्ययन करके तभी तो किसी को आप क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। जब आपको ही नहीं पता होगा तो क्या आप ज्ञान देंगे। और गुरु हमेशा जो होता है या टीचर होता, प्रोफेसर होता है, उनको क्या करना चाहिए, समाज को, पर्यावरण को, इन सभी चीज़ों को बैलेंस करके बातें करना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि पर्यावरण के बारे में बात किया जाए, समाज को भूल गया, या समाज को ध्यान दे रहा, पर्यावरण को भूल गया। दोनों की महत्व को समझते हुए चीज़ों को बैलेंस करके बताना चाहिए। यही होता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन। अब एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है, जो भी आपके आसपास पर्यावरण है, वातावरण है। जैसे एक दिन मैंने बात किया था द पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट जब आप पढ़ते हैं तो एनवायरनमेंट में क्या होता है आपका, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एरोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये जो बेसिक पॉइंट होता है दोस्तों, जब ये पॉइंट को आप समझते हैं तो उसमें से निकल के आता है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या है भाई, जिस पृथ्वी पे आप रहते हो, देखो अभी कभी कल क्या लगेगा आपको, अभी ऐसा लगेगा एनवायरनमेंट टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया, फिर ऐसा लगेगा कभी हम प्राचीन काल के एजुकेशन सिस्टम में चले गए, ऋग्वेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसे ही पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी रखना है
कि भाई कम से कम इतना बेसिक चीज़ समझ जाओ, अगर हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारी सेहत अच्छा रहेगा, हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा काम करेगा, हमारे बॉडी की जो मेंटेन टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा, हमें एनर्जेटिक हमेशा रहने में अच्छा लगेगा, कोई काम करेंगे तो थकावट नहीं जाएगा। इसलिए देखते होंगे जो व्यक्ति शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, शुद्ध बात, अशुद्ध वातावरण में रहता है तो आदमी क्या करता है, अच्छा फील करता, अच्छा महसूस करता, अच्छा वर्क करता, अच्छा अर्निंग करता है। अर्निंग करेगा तो अपनी हर एक जरूरत की चीज़ें क्या करता है, पूर्ति करता है, उसका क्या करता है, सुख भोगता है, इंजॉय करता है। इसीलिए इन्वायरमेंट एजुकेशन की बेसिक चीज़ बताया गया है कि आसपास गंदगी ना हो, पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट का क्या लायबिलिटी बनती है, पब्लिक की क्या लायबिलिटी बनती है, हर एक लोग मिल करके उस पर अपना काम को फोकस। अब जैसे सरकार को कौन चुनता है, आम जनता। आम जनता की भी इतनी लायबिलिटी बनती है भाई हम कम से कम अपने अधिकार को समझें, अपने राइट को समझें। राइट को अगर समझें तो अपनी ड्यूटी को समझो। अगर पर्यावरण को समझते हो, पर्यावरण से आप कोई चीज़ एडॉप्ट करते हो तो लेते ही हैं, सुबह से शाम तक 24 घंटा ऑक्सीजन ले रहे हो, पानी पी रहे हो, किसका हिस्सा है, इसी जमीन का ही हिस्सा है, इस पृथ्वी का ही पार्ट का हिस्सा है। अगर इसे ही हम नहीं बचाएंगे तो कैसे बचेंगे। इसीलिए तो दोस्तों पढ़ाई का मतलब होता है उसकी महत्व को समझना। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट होता है जिसमें आप पढ़ते हैं पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है और गुड गवर्नेंस क्या है। पॉलिसी जो आप सरकार पॉलिसी बनाती है, छोटे छोटे गवर्नमेंट आप देखते हो कितनी पॉलिसी आ चुकी है। 2014 से अगर आप देखा जाए एनडीए गवर्नमेंट ने कितनी पॉलिसी बनाई, और 2014 से पहले आप चले जाइए 1947 के बाद से जो 5 ईयर 1951 से लेकर के अगर देखा जाए 5 ईयर प्लानिंग बनाया जाता था। तो 5 ईयर जो प्लानिंग 5 साल तक का उसको टारगेट रखा जाता था, जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। अब क्या हो गया, नीति योजना हो गया। तो आप देखिए कितना चेंज आया है, सरकारें बदली, सिस्टम बदला। सिस्टम मतलब है वही सब कुछ है, पूरा मशीनरी सिस्टम वही है, बस उस पर कार्य करने वाले कुर्सियां वही हैं, लोग बदल गए। अब जब लोग आते हैं तो सब लोग का अपना अपना आइडेंटिफाई होता है, समय के अनुसार चीज़ों को मेल करना होता है। मेल मतलब चेंज करना होना, उसे परिवर्तन लाना, नई चीज़ें लाना। तो देखते होंगे गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है, समाज को ध्यान में देखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में देखते हुए, इकोनॉमिक्स को ध्यान में देते हुए, अपने डिफेंस सेक्टर को ध्यान में देखते हुए, हर एक पॉइंट पे क्या करता सरकार पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी से वो भी चाहती है कि मेरा देश डेवलप करे, क्योंकि भाई ये देश डेमोक्रेसी कंट्री है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें हैं। अगर जो सरकार अच्छा काम करेगी तो सत्ता में रहेगी, जो सरकार अच्छा काम नहीं करेगी सत्ता से हट जाएगी। ये बेसिक चीज़ है, तो जनता के हाथ में पावर है। लेकिन राजनीति अलग चीज़ है, पॉलिसी बनाना अलग चीज़ है। अगर आपकी पॉलिसी अच्छी है, अच्छे काम करते हो, लेकिन पॉलिसी बनाने वाला कौन होता है ये भी याद रखना। जो आईएएस अधिकारी होते हैं या आईपीएस होते हैं, यूपीएससी जो क्वालिफाई करते हैं, ये सेंटर में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, और जो स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करते हैं वो स्टेट में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं। अब क्यों पॉलिसी बनाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है भाई। अगर कोई व्यक्ति है, अब उसको जियोग्राफी की अच्छी नॉलेज है, इकोनॉमिक्स की अच्छी पकड़ है, समझ है, नॉलेज है, पॉलिटी की अच्छी नॉलेज है, पकड़ है, अच्छी चीज़ है, पर्यावरण के बारे में अच्छा जानता है, तो अगर उससे पूछा जाए भाई आप इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किए हो, तो ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाया जाए जो देश में गरीबी भी कम हो जाए और देश की करेंसी को भी मजबूत किया जा सकता है। तो पूछेंगे कैसे किया जाए, तो क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है। पहला चीज़ क्या आपके पास है, इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छे हैं, आजकल इंफॉर्मेशन ही अगर गलत है तो हर चीज गलत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन बहुत सही होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपका इंफॉर्मेशन सही है, अगर आपने अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ाई किया है, किसके बारे में, इकोनॉमिक्स, अगर आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में अच्छी, आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज अच्छा है, अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, समाज को बेहतर कर सकते हैं, देश को बेहतर कर सकते हैं, इंटरनेशनल चीजें आप अच्छे कर सकते हैं। आपकी एक पॉलिसी, आपकी एक इंफॉर्मेशन अगर अच्छी है और तभी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका इंफॉर्मेशन गलत है तो गलत ही डिसीजन लेंगे। इसी पे सारा चीज जो आज तक टिका हुआ है, इंफॉर्मेशन।
अगर मैं किसी बच्चे को इन्फॉर्मेशन गलत दूंगा, गलत डाटा दे दूंगा, तो गलत डाटा से गलत चीजें इंप्लीमेंट करेगा तो उसका गलत ही आंसर आएगा। इसीलिए फर्स्ट जो आपको प्रायोरिटी होती है, इंफॉर्मेशन वैलिड होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलता है अपने समाज से, ये जो सोशल से, समाज से। सोशल, अब जो ये आपका सोशल बोलते हैं, इसको समाज बोलते हैं। तो समाज से जो आप इंफॉर्मेशन कैसे पाते हैं? भाई आप समाज में जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से बातें करिए, उनकी समस्याओं को देखिए। आप देखते हो कि समाज में किसी पास अच्छी गाड़ी है, किसी पास गाड़ियां नहीं है, किसी पास जमीन बहुत है लेकिन किसी पास जमीन नहीं है। तो आप उस पर क्या करते थे? आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस पर आप डाटा कलेक्ट अलग अलग करते हैं। जो आपके पास डेटा होता है, इसी डेटा के आधार पे आप क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। जब आप निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे इसी डेटा के आधार पे, तो आपका अच्छा, पहले डेटा से इंफॉर्मेशन के आधार पे निर्णय लेंगे। अगर आपका निर्णय सही हुआ तो देश और समाज को बेहतर किया जा सकता है। अब निर्णय क्या? भाई आप समाज में गए, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं भैया 60% लोग जो है वो कृषि पे निर्भर है। किस पे? कृषि पे डिपेंड है। 60, ठीक, और 30% पता चला वो किस पे है? विनिर्मित या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे है। इसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी। और दूसरा हमारा जो होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी। और तीसरा जो बचता है 10%, मान लीजिए 10% लोग किस पे है? सर्विस। अब सर्विस इस पे निर्भर है। तो आपके पास ये क्या आया? डाटा आया। अब इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो कृषि में लोग हैं इनकी आय कितनी है, इनके पास इनकम क्या है? यहीं से तो आप पॉलिसी बनाना शुरू करेंगे। जब आपके पास अगर डाटा ही गलत होगा तो आपका पॉलिसी ही गलत होगा। इसीलिए देश में लोग कहते हैं कि सर्वे करो, सर्वे होना चाहिए। सर्वे से हमें पता चलता है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोगों के पास सही रिसोर्स पहुंच रही है, कितने लोगों के पास रिसोर्स सही नहीं पहुंच रही है। ये क्या कारण है? हर एक पॉइंट पे आपको क्या करना होगा? डेटा कलेक्शन करना होगा। और डेटा सही कलेक्शन अगर होगा तो इंफॉर्मेशन सही होगा, सूचना सही होगा, तो आपका पॉलिसी सही होगा। अब पॉलिसी अगर सही होगा, इसी पर आप सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आपको यूजीसी नेट में क्या पढ़ना है? देखिए दोस्तों, ये तो मैं काफी इकोनॉमिक्स जो चीजें था मैंने बात किया, एक हमने आंकड़ा लगा के अपना निकाला। अब आता है पॉलिसी, यही हमें पढ़ना होता है। तो पॉलिसी कहाँ बनता है? आपके देश की पार्लियामेंट में, सिस्टम जो है वहां से काम होता है। अब जो पॉलिसी किस आधार पर बनाएगा? संविधान के आर्टिकलों के आधार पे, संविधान के जो भी अनुच्छेद है, संविधान के जो भी अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में इस बात को रखा जाएगा। राज्य की मुद्दा है या देश की मुद्दा है या जनजातीय क्षेत्रों का है या अनुसूचित जातियों का बात है। देखिए, इसीलिए आपको जो पॉलिटी पढ़ाया जाता है, आपको हर एक पॉइंट को भी प्रैक्टिकल करके समझिए। वो आपके समाज का ही पार्ट का हिस्सा होता है। अगर आप उस चीज को नहीं समझेंगे तो कैसे पॉलिसी आप बना सकते हैं? तो पॉलिसी बनाने के लिए आपके पास एक संविधान है, उस संविधान में हर एक पॉइंट का क्या किया गया है? इंडिकेट किया, उसको समझाया गया है। उसके आधार पर सरकार क्या करती है? निर्णय लेती है। और उसी पे आधार पे जो भी आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको बैठा दिया जाता है कि भाई जो इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, वो आए और इस पे हमें पहले जो भी डाटा है उस पर डिसीजन लिया जाए। अब डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे? भाई कुसुम योजना चलाओ। बोले कुसुम योजना किस लिए? किसानों के लिए। फिर बोलेंगे काम करो, घर घर नल कर दो, हर घर नल योजना लाओ। बोले क्यों? कि गांव में लोगों के पास स्वच्छ पानी नहीं है। फिर पूछा गया एक काम करो, लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं है, अब उज्ज्वल योजना लाओ। तो ये जो पॉलिसी बनाई जाती है यही बनती है, और उसको बना करके फिर जमीनी स्तर पे क्या किया जाता है? उसको लागू किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो यही जब पॉलिसी के बाद आप पढ़ते होंगे एडमिनिस्ट्रेशन,
एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता प्रशासनिक। अब ये प्रशासनिक में कौन लोग आते हैं? आईएएस। ये जो होते इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। याद रखना जो आईएएस का ये नहीं है कि आपको पावर दे दिया गया है तो आप राजा। ये जो आजकल डायलॉग राजा और रानी, ये बकवास है, सब उल्लू बनाते हैं। राजा उजा हर एक व्यक्ति अपने आप में राजा है, अपने घर का राजा है, सब राजा है। राजा का मतलब क्या होता है? जो बोलते हैं राजा राजा, ये सब बकवास है। ये होते सर्वेंट, नौकर। अगर मैं सही बोल दूं तो ये नौकर होते, सिविल होते, सिविल सर्वेंट इसको बोलते हैं ना, सिविल सर्वेंट। तो ये लोग होते सिविल सर्वेंट, आम जनता के नौकर है, इसे बोलते हैं नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। ये क्या करती है? जो पॉलिसी यही तो बनाते, फिर इसी पॉलिसी को जमीनी स्तर पर लागू करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लागू कराते हैं, लागू होता है। अब लागू जब होता है तो कहाँ लागू होगा? आपका जो है जमीनी स्तर लोगों तक पहुंचोगी। और वो कैसा होना चाहिए? सुशासन के रूप में होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस, सुशासन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। पॉलिसी बना, लागू होना चाहिए, जनता तक पहुंचो, गुड गवर्नेंस, अच्छा सुशासन हो। सुशासन मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स अब एक पारदर्शिता के रूप में होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जवाबदेह हो जाए, अकाउंट। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, एफिशिएंसी मतलब लोगों तक पहुंच होनी चाहिए। और जब पहुंच होगी तब होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के बाद क्या होना? अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, लोगों तक क्या जवाबदेह होना चाहिए, लोगों की जवाबदेहिता होनी चाहिए। ये पॉइंट जो होता है आपका गुड गवर्नेंस की बात करता है। यही आपको होता है पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। अब इसमें चीजें पूछ सकता है कि जो पॉइंट है कहाँ से इंडिकेट किया गया है। आपको पूछ लेगा भाई ये बताइए टोटल कितने अनुसूचियां हैं। अब पॉलिटी आ जाएगा, चैप्टर आप पढ़ोगे। अब पॉलिटी जब आप पढ़ोगे तो एक एक चीज बताते हैं दोस्तों। देखिए कहते हैं कि एक पॉइंट शुरू करोगे तो हर एक पॉइंट आएगा, तो यहीं से पूछ लेगा आप पॉलिटी बताओ। अब पॉलिटी में पूछेगा टोटल कितने आर्टिकल हैं। आर्टिकल, आर्टिकल्स जो भी आर्टिकल बोलते हैं, तो पहले 395 थे, अब लगभग 450 के हो गए। पहले आपका शेड्यूल जिसको बोलते हैं अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची कितनी थी? अनुसूचियां, ये अनुसूची 8 थे, अब हो गए 12। पहले आपका पार्ट मतलब भाग, भाग कितने थे? 22, आज हो गए 25। ठीक, ये पॉइंट पूछता रहता है, ये बेसिक पॉइंट है आपका। अब फिर यहीं से आपको पूछता है पॉलिटी के, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आपको लगेगा कभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब दूसरा से पूछ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, जैसे आपका शेड्यूल पूछ लिया, 12 शेड्यूल दिया है, कई बार क्वेश्चन रिपीट है, तो 12 शेड्यूल आपका दे दिया। शेड्यूल बोलते हैं अनुसूचियां जो भी कहते हैं। पहले 8 था, अब 12 हो गया, तो उसमें से किसी में से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे पूछ लेगा अनुसूची 1 में क्या कहा गया, अनुसूची 2 में किस बात को इंडिकेट किया गया, अनुसूची 3 के बारे में, अनुसूची 4 के बारे में, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये बेसिक चीजें क्वेश्चन क्यों पूछता है? कम से कम ये जानना चाहता है कि भाई आप एक प्रोफेसर हो तो कम से कम एक समझ में आए
शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है, या राज्य और केंद्र दोनों मिल करके अगर कोई पॉलिसी बनाती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाती है 2020 का, तो बताइए क्या स्टेट को लागू करना पड़ेगा या सेंटर को? तो कौन सी अनुसूची, अगर दोनों इंप्लीमेंट करते कौन सी अनुसूची में आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अनुसूची 7 में आएगा। तो कैसे पता होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ना, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दे दिया, यहां पर मैं एक एक करके समझाता हूं। नंबर 1 जो होता है, ऐसी बात करते हैं। नंबर 1 क्या करता है, जो आपके राज्य होते हैं या देश होते हैं, उनके बाउंड्री, उनकी सीमाओं की बात करता है। आपके राज्य की कौन कौन से राज्य से सीमा टच है, या आपका देश का किस किस देश से सीमा टच है, इसको बोलते हैं राज्यों की सीमाओं। एक सीमा, एक बाउंड्री की बात करता है। अगर कोई राज्य, कोई दूसरा देश का अगर राज्य बोलता है कि मैं भारत में शामिल होना चाहता हूँ, तो भारत कहेगा वेलकम, आइए, हम आपको स्वागत करते हैं। अब भारत के अगर कोई राज्य कहता है कि मैं किसी दूसरे तो ये राइट नहीं दिया है। बाहर की चीजें आके भारत में शामिल हो सकता है, लेकिन भारत से कोई चीज बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे, राज्यों की सीमाओं का व्याख्या, देश की सीमाओं का व्याख्या, यही पॉइंट आपको समझाया गया है। दूसरी बात करता है राज्य के सीटों का आवंटन। आप सोचेंगे राज्य के सीटों का आवंटन, भाई आपका देश है, सॉरी दोस्तों। दूसरा आपका होता है वेतन की बात करता है। जैसे आप, कोई व्यक्ति है, वेतन कौन लेता है? आप आईएएस हो, आईपीएस हो, या आप मान लीजिए प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इनकी बातें करता है भाई वेतन की बात। तो वेतन की बात होता है किसका परमानेंट सैलरी है, उनका कितना वेतन होना चाहिए, और किनका वेतन कम होना चाहिए, कब बढ़ाना चाहिए, कब 7वां वेतन लागू करना चाहिए। ये सारी पॉइंट जो है आपका अनुसूची 2 की बात करता है। तीसरा आपका आता है इसमें, जो आपका शपथ की बात करता है। शपथ, भाई आप कसम खाते हो, कसमें खाते हो जब आप कहीं पर ज्वाइनिंग लेते हो, लेटर ज्वाइनिंग होता है। जैसे आप मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो आपको संविधान के तहत क्या होता है, शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। चौथा आपका होता है राज्यों की सीटों का आवंटन की बात करता है। अब राज्यों की सीटों का आवंटन क्या होता है, भाई आपका स्टेट है, आपके स्टेट में केंद्र और राज्य दोनों हैं। लोकसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, राज्यसभा में कितनी सीटें होना चाहिए, विधानमंडल में जो आपका विधान परिषद है और विधानसभा है, इनमें कितनी सीटें नियुक्त करना चाहिए। अब किस बेस पे होना चाहिए, जनसंख्या के बेस पे। कभी कभी आप देखते होंगे साउथ जो भारत और उत्तर भारत जो आप लोग डिवाइड करके बात करते हैं। उत्तर भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जितनी ये बंगाल वगैरह, जितने तराई मतलब एक प्रकार से मैदानी क्षेत्र है, गंगा जमुना ये द्वाब एरिया वाले, इसमें जनसंख्या की प्रचुर मात्रा में एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। और यहाँ पर अगर देखा सबसे ज़्यादा एमपी एमएलए निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ के लोग, अगर कोई पॉलिसी सरकार बनाती जनसंख्या कम करो, तो ये लोग जनसंख्या कम तो हो नहीं सकता, लेकिन भारत साउथ के लोगों को कर देखा गया वो जनसंख्या को नियंत्रण कर लिया। अब उनके पास इतने एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन उनके पास एमपी एमएलए ज़्यादा होते हैं, तो यही से क्या होती है, सरकार चुनी जाती है और सत्ता में आ जाते हैं। तो जब यहाँ के व्यक्ति साउथ में, बंगलोर के, केरल में कहीं भी जाते हैं, आपका तमिल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ के लोग कहते हैं भाई ये तो तुम्हारे लोग ही सरकार चुन के अपना बैठाते हो, हमारे लोग पास इतनी जनसंख्या है, अब भूखे नंगे मरते तो आते हो हमारे यहाँ, हमारी रोजी रोटी छीनते हो। देखिए एक एक मुद्दे को आप बारीकी चीज को समझो। रीजन क्या होता है, इंसान के अंदर एक दुख होने लगता है। एक तो हम देश के लिए सोचते भाई जनसंख्या कम करें, हम रिसोर्स को ज़्यादा कम कंज्यूम करें, लोगों को भी मिलना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसे हो तो हम जनसंख्या पैदा किए जा रहे हो, जैसे सब्जी मंडी बना दिए हो, और यही अपने लोग ही चुनाव में लड़ते हो, अपने लोग प्रधानमंत्री बना लेते हो। कभी कोई सुना कि तमिलनाडु से या बंगलोर से, सॉरी कर्नाटक से, केरल से, आंध्रा से कोई मतलब प्रधानमंत्री बन रहा है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से बनते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश, बिहार में गरीबी होने के कारण क्या है, जनसंख्या ज़्यादा। लेकिन अगर जनसंख्या क्या वहाँ की जो पॉलिसी बनती है क्यों नहीं कंट्रोल करती? तो ये जो आप चौथी बात करते हैं सीटों का आवंटन, राज्य के सीटों का आवंटन, ये सीटों का आवंटन यही होती है जनसंख्या के
आधार पे क्या होता है, सीटें आवंटन की जाती है, अवलोकित की जाती है। भैया ठीक है, 3 करोड़ यहाँ आबादी हो गया, 2 करोड़ यहाँ हो गया, तो उसी में से पता चला 5-6 MP MLA निकल जाते हैं और वही चुन करके वहाँ जाके बैठ जाते हैं। जिसकी पार्टी में होते मेजोरिटी बन जाती है, गठबंधन करके अपना सरकार चलाती है या मेजोरिटी में भी आ जाते हैं। इसलिए देखिए राजनीति आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये जितने राज्य हैं जो जनसंख्या के एकदम बेसिक फर्टिलाइज कहते हैं कि उर्वरक के रूप में माने जाते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है। तो ये चौथी जो बात करती है सीटों का आवंटन। पांचवी बात करती है जो भी आपके हैं अनुसूचित जातियों के बारे में बात करती है कि अनुसूचित जाति लोग हैं, इनके प्रशासनिक क्या रक्षक है, इनके लिए सहयोग क्या सरकार करती है, इनके लिए अलग से सीटें रिजर्व करती है। SC जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, यही चीज आपका ST के दूसरे होती है। अनुसूचित 6 में बात करती है कि जो भी आपके SC ST मतलब ST को, अब ST कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुरी, तो 5 ऐसे राज्यों को जोड़ा गया जो शेड्यूल 6 में क्या बात रखा गया है कि अगर इनकी जल, जंगल, जमीन की बात कही गई है। भाई ठीक है, आपका रिसोर्स है, आपका कब्जा है, अगर कोई ST का जमीन है तो कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति उसकी जमीन खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना परमिशन के ले ही नहीं सकता। अगर ले भी लिया तो जिस दिन चाहेगा उसे पूरा कब्जा नहीं कर सकता। उनके लिए संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। और क्योंकि भाई वो जल, जंगल, जमीन की ही लड़ाई लड़ते हैं। वो कहते हैं भाई हमारा यही बेसिक आधार है, जल है तो जंगल है और जमीन है। हम लोग नेचुरल तरीके से रहने वाले लोग हैं, हम नेचर में रहने वाले लोग हैं और हमें खुली वादियों में एक प्रकार से उनके लिए सरकार अलग से क्या कर रखी है, शेड्यूल 6 में उन बात को इंडिकेट कर दी है, समाहित कर दी है। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे वांगचुन जो है लद्दाख को कहते हैं शेड्यूल 6 में डालिए। कहते हैं शेड्यूल 6 में इसलिए रखिए क्योंकि भाई जल, जंगल, जमीन को बचाना है। अगर जल, जंगल, जमीन नहीं बचेगा तो पर्यावरण क्या होगा, नुकसान होगा। अब पर्यावरण का अगर नुकसान हो, कल मान लीजिए कोई प्राइवेट बड़ी वाली कंपनी है, बड़ी कोई कंपनी है, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करेगी, वहाँ फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, इंडस्ट्रियाँ खोलेंगी, तो वहाँ बहुत से चीज़ें, कचरे निकलेंगे, डस्ट निकलेंगे, तो वहाँ का जो उनका रिसोर्स है, जो वातावरण शुद्ध था, वो दूषित हो जाएगा। और दूषित हो जाएगा, उनकी कल्चर पर नुकसान होगा, जो उनकी अपनी एक कल्चर होती है, तो कहेंगे हमारी कल्चर पे नुकसान किया। हमारा राइट है और हर एक व्यक्ति को लिखा है फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो उस फंडामेंटल राइट के आधार पे क्या करेंगे, अपनी बात को रखते हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं कि शेड्यूल 6 इस पॉइंट को रखा जाए। तो जब आप पॉलिटी पढ़ो तो उसको रटो मत, पॉइंट को देखिए कौन सी पॉइंट करंट में और इवेंट में मुद्दाएं चल रही हैं, कौन से इवेंट रोज घटना घटित हो रही है। ये आपका प्रीलिम्स बेस पे पूछता है UPSC में, और ये आपका जो है UGC नेट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मत समझिए नहीं आएगा, आ सकता है, क्योंकि जानना चाहता है कि आप प्रोफेसर हो, देश के एक ऐसे फ्यूचर के प्रोफेसर बनना चाहते हो, आपको एडवांस लेवल में कितनी नॉलेज है, कितना चीज़ें आप बच्चों को बता सकते हो, जागरूक कितने, अवेयर कितने हो, ये पॉइंट होना बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट करते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 क्या कहती है दोस्तों, जिसमें सेंटर और स्टेट, सेंटर कोई पॉलिसी बनाती है और स्टेट भी कोई पॉलिसी बनाती है, तो इनमें अलग अलग विषय रखा गया है। किसी को 60 दिया गया, किसी को 50 दिया गया, और दोनों को मिलाकर के बनता है कॉन्करेंट समवर्ती सूची। अब पूछा जाता है समवर्ती सूची किस देश से रिसोर्स लिया गया, कभी कभी भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका था ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी पूछता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक रिसोर्स, मतलब बेसिक रिसोर्स कौन सी कंट्री से लिया गया है, कॉन्करेंट समवर्ती सूची किस कंट्री से लिया गया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब जहां पर सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जब पॉलिसी, जैसे GST है, अगर GST सेंटर में लागू हुआ तो स्टेट भी लागू हुआ। पहले सबसे पहले आसाम, उसके बाद आंध्रा, ऐसे ऐसे राज्यों में शुरुआत में लागू हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है सेंटर, मान लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, तो सेंटर ने बिल पास कर दिया, अब वो कहते हैं राज्य पे भी लागू होना चाहिए। जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के किसी एक पॉइंट पे बात करते तो बन जाता है कॉन्करेंट। जैसे आपने सुना होगा किसान बिल जब आया था, तो सेंटर ने तो बिल पास कर दिया, लेकिन बहुत से राज्य उसको लागू नहीं किए, बोले कि हम लागू कैसे करेंगे। अब मान लीजिए सब स्टेट का अलग अलग क्रॉप्स मतलब फसलें उगाई जाती हैं, कहीं पर चावल है,
कहीं पर गेहूँ उगाती जाती है, कहीं चना मटर है, कहीं मोटे अनाज है, बाजरा है, जौ है, इनकी खेती की जाती है, कहीं मसाले की खेती की जाती है। इसीलिए देखते हो भारत में एक क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स फसल उगाई जाती है। और जो फसल होती है, अगर सब लोग अपना MSP का डिमांड करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब हर एक वस्तु का अपना अलग अलग रेट होता है। कभी कभी इसीलिए भी डेटा आपको आता है क्रॉप्स का कि साल भर में क्या रेट अपनी गवर्नमेंट रख रही है, चावल का मतलब राइस का, या व्हीट गेहूं का, या पल्स दाल का, या गार्लिक लहसुन का, ऑनियन का, टोमेटो का, ये सब क्या होता है, एक रेट फिक्स की जाती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पे सरकार चीज़ें खरीदती है। अगर इससे क्यों करती है सरकार, क्योंकि आम जनता, आम किसान के भले के लिए करती है। ये अब सरकार ने बिल पास कर दिया कि ऐसा करेंगे, इसको प्राइवेट कंपनियों को बोला कि मैं सौंप दूंगा, प्राइवेट कंपनियां आपके खेतों में जाएंगे, अनाज खरीद लेंगे, आपको मंडी आने की जरूरत नहीं है। तो लोगों को लगा कि अगर इस तरीके का होगा तो एक मोनोपोली बन जाएगा, वो जो मन चाहेगा। इसी आधार पे एक मूवी बहुत अच्छा, मैंने देखा किसी एक्टर का, बहुत अच्छी था, उसमें दिखाया भी यही चीज़ गया था। देखिए पॉइंट जो आता है तो आपको बता देते हैं। उसमें क्या दिखाया गया दोस्तों, नंदीग्राम करके, नंदीग्राम एक ब्रांड होता है। एक गांव वाले क्या करते हैं, जो ये गांव के लोग होते हैं, ये अपना जो भी प्रोडक्ट होता था, सब लोग पूरे गांव के लोग इकट्ठा करके ये नंदीग्राम में एक ब्रांड बनाए थे और इसको सरकार तक बेचते थे, आम जनता तक बेच करके, जो इनसे अपना एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था उसी को बेचते थे। सरकार को भी फायदा होती थी और आम जनता को फायदा होता। इसी बीच क्या आता है, एक जो भी बोलते हैं एंजल कोई ब्रांड करके, विदेशी रहता तो व्यक्ति इंडियन है मगर विदेश से पढ़ाई करके आता है। तो ये लोग जो नंदीग्राम के लोग होते थे, ये तेल बेचते थे। और कौन सा तेल है, मूंगफली का तेल होता था। तो ये लोग गांव के लोग शुद्ध अपना बनाते थे। नंदी इसलिए पड़ा क्योंकि गांव के लोग जो बैल से ही खेती करते, बैल से ही सब कुछ ये पूरा एक्टिविटीज करते थे कृषि का। लेकिन ये जो बाहर से आता है एंगल बोलते हैं, एंजल जो भी है, ऐसे नाम करके वो रहता है। एक विदेशी व्यक्ति आता है तो बोलता है कि एक काम करो, गांव वालों को भड़काता है, बोलता ये जो नंदीग्राम, इसमें क्या है आप लोग को मिलता है, कुछ नहीं। जो अगर मान लीजिए एक लालच देता है कि अगर आप लोग 50 रुपये लीटर बेचते हो तो ये काम करिए, मैं आपको 80 रुपये में भी खरीदूंगा आपका। अब गांव वालों को लगा कि क्यों ना इसी को दिया जाए। तो शुरुआत में यही चीज़ भारत सरकार के जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल आया, उनके दिमाग में यही पॉइंट आया कि सरकार है तो हम सरकार से कोई बात तो कह सकते हैं, अपनी जवाब रख सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट के हाथ में अगर सरकार ये सारी चीजें सौंप देगी तो इससे हम कैसे अपनी बात कहेंगे, कैसे कहेंगे। आज 80 रुपये तो ले लिया, हमें प्रॉफिट तो जहां सा दिखाया जाएगा। जैसे जियो का सिम था, शुरुआत में फ्री में बांटा, कस्टमर को पकड़ लिया, फिर 150 किया, अब देखिए 300 कर दिया। यही चीजें का मतलब बोला जाता है कि प्राइवेट किसी का ही नहीं, प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं ये इनका टारगेट जो होता है, टारगेट इनका हमेशा प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। ये कभी भी देश के लिए नहीं सोचते। कोई भी व्यक्ति अगर पूछो कि आप मतलब उद्यमी व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो या इंडस्ट्रियल मैन हो, तो अगर जो व्यक्ति बोले बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन का ओनली टारगेट प्रॉफिट होता है। तो इसमें क्या किया दोस्तों, ये जो प्राइवेट कंपनी होती है, इनको गाँव वालों को लगा, ये शहर और जो भी हमारे राज्य जो भी जितने हमारे कृषि प्रधान देश हैं, अलग अलग राज्य, सभी लोगों को ये लगा कि सरकार तो बिल लाई ठीक है, लेकिन ये सौंप देगी किसी प्राइवेट कंपनी को। जैसे ये बात हुआ कि भाई 50 में सरकार खरीदती थी, 80 प्राइवेट, लेकिन ये आज 80 में, कल हो सकता है ये 30 रुपया लीटर बोलते कि भाई इस साल हम 30 रुपये में खरीदेंगे। तो नुकसान किसका हुआ, गाँव वालों का। तो गाँव वाले क्या शिकायत कहाँ करने जाएंगे, कोर्ट कचहरी तो जाएंगे नहीं, कोर्ट कचहरी लड़ेंगे तो खेती कैसे करेंगे। ये हर एक मुद्दा उनके लिए समस्याएं होनी शुरू हो गई। तो यही बात बोला, सरकार रेट बढ़ाए, सरकार रखे, हमें सरकार पर भरोसा है, प्राइवेट वालों पर भरोसा नहीं है। ठीक इसीलिए क्योंकि उनका टारगेट ही होता है प्रॉफिट कमाना। तो जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जब कोई बिल पास करते हैं, लागू करते हैं, इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, कॉन्करेंट सूची। ठीक है, तो देखिए जब पॉइंट होता है ना, तो ये पूरे आपके देश समाज से ही जुड़ी हुई बातें होती हैं।
ये जो सभी पॉइंट की बात करता है इन्हीं की बात करता है। अब अगला पॉइंट हम बात करेंगे आपका शेड्यूल जो है 8 की बात होती है। शेड्यूल 8 क्या कहती है? शेड्यूल 8 कहती है भाषा की बात। अब भाषा की क्यों भाई? मान लीजिए भारत में अगर देखा जाए तो डाइवर्स ऑफ कंट्री है, भाषा को लेकर के, खान पान को लेकर के, कल्चर को लेकर के, ये सब क्या है यहाँ पर अलग अलग वैरायटी है। हर एक चीज में कोस कोस पे बानी, कोस कोस पे पानी। तो ये कोस जाओगे पानी और बानी दोनों में फर्क है। तो बानी मीन्स बोल भाषा, वेशभूषा, हर एक चीज में फर्क देखने को मिल जाता है। तो लोग, सरकार और जो भी सभी लोगों का एक राइट बनता है कि भाई अपनी कल्चर को बचाना है, अपनी भाषा को भी बचाना है, उसको विलुप्त नहीं होने देना। सपोज करिए जैसे मेरा भाषा स्वयं का, मैं अवध से, अयोध्या बेल्ट से, उधर से। तो दोस्तों क्या होता है, मेरी अवधी भाषा है और अवधी में जो चीज़ मेरी बोली है, भाषा है, कभी कभी झलकती होगी कि उधर की भाषा मेरी है। तो क्योंकि वो मेरी मातृ लैंग्वेज मतलब जहाँ मेरी जन्म है, जहाँ बेसिक चीज़ें, मेरा कर्म तो मैं मान लीजिए अपना शहर में आके कर रहा हूँ, लेकिन जन्मभूमि को मैं चाहता हूँ मेरी कल्चर, जो भी मेरा कल्चर है, मेरा गांव का, मेरे वहाँ के पहनावा जो है, वहाँ की जो चीज़ें खान पान है, उसको बचा के रखना है। तो वैसे भाषा की क्या होती है, उसको शेड्यूल में रखा, अनुसूची 8 में रखा गया है। जैसे कभी डोंगरी हो गया, कभी आपके हिंदी है, कभी मराठी, कभी गुजराती है, कभी भोजपुरी है, कभी मैथिली है, कभी बंगाली, ये सारी भाषाओं क्या किया जाता है, शेड्यूल 8 में रखा गया। क्यों रखा गया? इनको बचाना बहुत जरूरी है। इस बोली भाषाओं में हमारी एक कल्चर छुपी है, एक आर्ट छुपी है, क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी होती है उतनी नई चीज़ों का निर्माण होता है। इसलिए भारत को क्यों लोग कहते हैं कि भारत में कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो भारत के पास ना हो। आप सोचिए, भारत एक ऐसे एक गॉड गिफ्टेड कंट्री है, क्या चीज़ यहाँ पर नहीं है। जाड़ा देखने को मिलेगा, बरसात देखने को मिलेगा, बसंत ऋतु देखने को मिलेगा, हर 4 ऋतु देखने को मिलता। कोई ऐसा कंट्री है नहीं जो ऐसी चीज़ें देखने को मिलता। यहाँ पर आपको, आप कश्मीर चले जाओ तो ऐसा लगेगा स्विट्जरलैंड में आ गए, आप राजस्थान चले जाओ तो ऐसा लगेगा डेजर्ट, सहारा के जो आपका थार का मरुस्थल है राजस्थान का, तो आपको लगेगा सहारा डेजर्ट में घूम रहे हैं। सोचिए, हर एक चीज़ की फीलिंग यहाँ होती है। आप बंगाल चले जाए तो अलग प्रकार के वहाँ की जो मिठाइयाँ खाएंगे, चमचम बोलते हैं, रसगुल्ला बोलते हैं, वो मिठाइयाँ खाएंगे। आप राजस्थान चले, दाल बाटी चूरमा खाएंगे। यूपी बिहार चले जाइए, आप क्या बोलते हैं, लिट्टी चोखा खाएंगे। सबकी अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी आइडेंटिटी है, तो इसको जीआई टैग भी मिलता है। तो ये जो भाषा की बात होती है, शेड्यूल 8 में रखा गया है। भाषा को, कल्चर को बचा के रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए लोग कहते हैं भाई हमारी भोजपुरी को 8 में रखो, अवधी को 8 में रखो, ब्रज को 8 में रखो। अब यूपी में 3-4 भाषाएं हो जाती हैं। पश्चिम यूपी में ब्रज बोली जाती है, मध्य में जो है आपका बुंदेलखंडी भी आती है, फिर उसके बाद अवधी आती है, फिर आगे चले जाओ भोजपुरी भी आती है। तो ये जो भाषाएं हैं, ये अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान है। किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके वेशभूषा और भाषा से ही पहचाना जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब जैसे कोई हरियाणवी व्यक्ति है, अब उससे पूछो और भाई कैसे हो, तो भाई मैं बहुत ठीक है जी। अब उनकी जो भाषा है, ऐसा लगे लठ मार बात कर रहे हैं। अब कोई साउथ के व्यक्ति हो, अगर उससे पूछो आप कैसे हो, अब कोई मद्रासी हो तो बोलेगा आइयो जी मैं ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये जो लैंग्वेज इनकी है ये उधर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है लैंग्वेज को शेड्यूल 8 में, ये अपनी एक आइडेंटिफाई है, इसको बहुत जरूरी बचा के रखना। उसके बाद 9वीं आपकी आती है। 9वीं अनुसूची में आपकी अधिकार की बात कही गई है, राइट की बात कही गई है। अधिकार का मतलब आपको अगर राइट दिया गया है 9 में कि आपकी अगर कोई जमीन का टुकड़ा है, इसी पे केशवानंद भारती बनाम केस हुआ था 1972, 73, 74, ऐसे 72 में कुछ हुआ था। आई थिंक थोड़ा डाटा के बाई मिस्टेक को माफ करना। तो 1972 में इसे करके केशवानंद भारती बनाम केस आया था। ये जो केस था जबरदस्त था, इसको कभी आप पढ़िएगा तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगा। कभी कभी अगर आपको कोई चीज़ का राइट मिला है तो राइट आपको कौन देता है, संविधान देता है, लेकिन सरकार आपकी राइट नहीं छीन सकती। इसीलिए संविधान आपको राइट दिया है। उसमें यही था, एक बहुत बड़ा मठ का अधीश थे, तो मठ था तो उससे सरकार बोली कि इसको, इस जमीन को सरकार लेना चाहती। तो बोले कैसे हो सकता है भाई, जो मठ है, जो जमीन है, सरकार नहीं ले सकती। आपको मान लीजिए कहीं जमीन अलॉटमेंट किया गया, आपको पूछता है नहीं, आपके दादा पिताजी जो भी है, तो सरकार आपकी जमीन नहीं छीन सकती। क्यों? वो तब तक नहीं ले सकती जब तक आपका परमिशन ना हो, क्योंकि ये आपको संविधान अधिकार देता है।
लेकिन सरकार जो होती है पार्लियामेंट में बैठ के तो अमेंडमेंट करे, हजार उसमें अमेंडमेंट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, लेकिन संविधान के मामले में अगर देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, संविधान के रक्षक करता है। रक्षक मतलब उसके हर पॉइंट को बचा के रखता है, जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है। लेकिन पार्लियामेंट जो सिस्टम है वो कितनों भी नियम बनाता जाए, कितनों कानून बनाए, डजंट मैटर, कोई मामला उस पर कोई अमल नहीं होगा, क्योंकि आपको राइट है। यही हुआ था। तो आपको अगर कोई राइट दिया गया है पढ़ने का, लिखने का, व्यापार करने के, आपकी ज़मीन है, मान लीजिए आपको 200 एकड़ 300 एकड़ ज़मीन है, अब वहाँ साइड से कोई रोड बनते हुए जा रहा है। अब रोड बनते जा रहा है, पता चला सरकार बोलेगा भाई ये ज़मीन का टुकड़ा चाहिए यहाँ पर हमें और रोड बनाना है, तो सरकार ज़बरदस्ती नहीं ले सकती। आपको अभी ज़मीन लेगी तो आपसे परमिशन लेगी, जो कीमत होगा सरकार को देना पड़ेगा। ये पॉइंट इसीलिए बोला गया शेड्यूल 9 में आपका अधिकार की बात कहा गया है। उसके बाद आपकी आती है 10वीं क्या बोला जाता है दोस्तों, शेड्यूल 10 में क्या कहा जाता है, जो दल बदल होता है, रिप्लेसमेंट करते हैं किसी भी पार्टी से। अब मान लीजिए कभी कभी आप देखते होंगे कोई लीडर कभी कांग्रेस में था, आज बीजेपी में आ गया, कोई लीडर कभी बीएसपी में था, वो सपा में हो गया, कोई सपा में था, आज वो बीजेपी में आ गया। ये आपको राइट दिया गया है, ठीक है। अगर क्यों दिया गया, इसके पीछे देखिए बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स है, अच्छी तार्किक बात कहता है। क्या कहता है, सपोज मान लीजिए कोई सरकार है, कोई भी किसी के, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में, मान लीजिए केंद्र में है। अब केंद्र मान लीजिए जैसे बीजेपी सरकार है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, गठबंधन की सरकार है। अगर लगता है कि सरकार की पॉलिसी आम जनता और देश के हित के लिए नहीं हो रहा है, तो मंत्री लोग चाह सकते हैं कि भाई इस पार्टी को छोड़ो या इस पे रिजाइन करो, किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बोले क्यों भाई, हमें देश को आगे बढ़ाना है, यहाँ पर करप्शन पे काम नहीं करेंगे, करप्शन का सपोर्ट नहीं करेंगे। इन्वायरमेंट पे जो आप तरह तरह की बिल्डिंग या फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन चलती हैं, इससे इन्वायरमेंट पे नुकसान हो रहा, आप इस पर कभी संरक्षक रूप में नहीं सोचेंगे, तो मैं इस पर आपकी पार्टी में मैं नहीं रहूँगा, मैं किसी और पार्टी ज्वाइन करूँगा, मैं किसी और पार्टी के साथ काम कर सकता हूँ। इसीलिए आपको राइट दिया गया, क्योंकि राइट इसीलिए ठीक है, पार्टी व्यक्ति ठीक नहीं, जैसे होता है कभी कल आजकल जैसे रिश्ते को लेकर के कि मेरा दोस्त ठीक नहीं है, यार मेरी बात नहीं सुनता, कभी मेरी बात को भी अपनी बात नहीं समझता, ये अपने ही व्यक्ति चलाता है, अपनापन ही करता रहता है, कभी हमारी बात भी नहीं सुनता, पति पत्नी मेरी बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी चलाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, झगड़े होना शुरू हो जाता है, तो व्यक्ति छोड़ करके दूसरे में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से तो आपको दल बदल उसको बोलते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आप जा सकते हैं, ये आपको राइट है। और ये राइट इसीलिए दिया गया देश को मजबूती करने के लिए, लेकिन आजकल लोग एक पार्टी दूसरे पार्टी में इसलिए जाते हैं, पहले के लोग सोचते थे देश को मजबूत करना, लेकिन आज के लोग सोचते हैं अपने आप को मजबूत करना। और वो भी कारण है, उनकी भी गलती नहीं है। पहले के लोग क्या थे, ईमानदार थे, व्यक्ति भी ईमानदार, नेता भी होते थे। जब मैं ही गलत हूँ, मैं स्वयं गलत हूँ, मैं दूसरों को कैसे बोल दूँ सही होगा। भाई मैं किसी को वोट देने जा रहा हूँ, अगर उससे मैं 500 रुपया एक पौवा दारू पे वोट दूंगा तो गलती तो मेरी है ना, उसकी गलती नहीं। वो 500 रुपया मुझ पर खर्च किया है, तो अपना वो 5 साल तक तो 500 रुपया वसूल करेगा भाई, तो गलती किसका है, स्वयं में गलती है, उसकी गलती नहीं है। और जिस दिन हम उससे पैसा नहीं लेंगे तो कैसे उसका कान पकड़ के काम करवाएंगे, भाई काम करो। विधायक को पकड़ सकते हैं कि आपको मैंने जिताया, आपको सत्ता में लाया है, ये रोड क्यों नहीं बनवाते हो, यहाँ पर नालियाँ क्यों नहीं बनाते हो, यहाँ पर नहरों की खुदाई क्यों नहीं करवाते हो, सिंचाई का परियोजनाओं पे काम क्यों नहीं करवाते हो, कान पकड़ के काम करवाएंगे। और जब मैंने उसको पैसे बिका तो अपना भी अपना पार्टी मजबूत करेगा, अपना सत्ता में आएगा, अपना जो भी करना, बाद में हमारा हक नहीं उसको उंगली उठाने का। उंगली तभी उठा सकते हैं जब मैं स्वयं में सही हूँ। ऐसे जब हम करते हैं ना, ये व्यक्ति गलत, 3 उंगलियां पहले हमारे तरफ घूमती है, ऐसे कि पहले तुम्हें 3, हम उसको 1 उंगली दिखाते हैं, हमें 3 उंगलियां दिखाते हैं, गलत है। इसलिए पॉइंट को बहुत जरूरी है, हर एक पॉइंट को ट्रांसपेरेंसी समझना दोस्तों। कोई नेता गलत नहीं है, न कोई जनता गलत है, गलत होते हैं तो दोनों गलत होते हैं, जनता भी गलत होती है तभी नेता गलत होता है। अब पॉइंट हम बात करते हैं 11th की। 11th क्या बात करता है दोस्तों, आपका होता है ग्रामीण क्षेत्र की बात करता है, गांव का विकास करना, जिसमें आप पढ़े होंगे द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सिंघवी कमेटी, ये क्यों लाया गया था, इसके पीछे कारण था। नागौर जिला राजस्थान में करके सबसे पहले ग्राम पंचायत सिस्टम लाया गया। ये ग्राम पंचायत सिस्टम क्यों लाया गया था, आप जब पढ़ेंगे डीपीएसपी,
DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये करके होता है, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये आपका आर्टिकल जो होता है 31 से ले 51 तक चलता है, ये पॉइंट था। अच्छा डेवलप होगा तो राज्य डेवलप होगा, राज्य डेवलप अच्छा होगा, देश डेवलप होगा। इसमें बोला गया कि जो विलेज सिस्टम लाया गया, इसमें बोला गया, आप देखते होंगे बीडीओ साहब होते हैं, सेक्रेटरी साहब होते हैं, नाम सुने होंगे, तहसीलदार साहब होते हैं, लेखपाल साहब होते हैं, कारीगर साहब होते हैं। बीडीओ का ही नाम होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। गांव के विकास करने के लिए एक ऑफिसर रखा गया है। वो क्या करते हैं, गांव का सर्वे करते हैं। अब गांव को सर्वे क्या करते हैं भाई, गांव की मिट्टी की जांच करना, जो वहाँ पर छोटी छोटी कैनाल होती, नहरें होती, उनको चेक करना, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। मिट्टी की जांच करना, दोमट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी, कौन सी फसल हो सकती है। सहायिका केंद्र बनी होती है किसान सहायिका केंद्र। वहाँ पर क्या होता है, आपको फर्टिलाइजर मिलता है, सीड मिलता है, पेस्टिसाइड्स मिलता है। तो बीडीओ साहब क्या करते हैं, चेक करते हैं और गांव में उसको प्रोवाइड करवाते हैं। उनका बेसिक काम होता है गांव को डेवलप करना। लेकिन इससे भी बोला गया गांव का डेवलप तभी होगा कि गांव का एक मुखिया होना बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे एक समय तक पहले गांव का मुखिया जब चुनाव होता, लोग ऐसे, मैं अपने बचपन में देखा था दोस्तों, आज के 37 साल पहले, 37 क्या दोस्तों, कुछ ज़्यादा बोल दिया, लगभग 26 साल के बाद, 27 साल के बाद, हाँ 27 साल पहले, जब मुझे होश था, मैं लगभग 7-8 साल, उस वक्त देखा था कि लोग चुनाव होता ऐसे हाथ उठाते थे, बोले भाई किसकी तरफ हो, बोले इनकी तरफ। पहले मटका होता था, बड़ा सा मटका, उसी में पर्ची लिख के डाल देते थे लोग, अंगूठा लगा के, पहले से चुनाव हो जाता था। तब ये सब नहीं, बाद में वोटिंग हुआ शुरू हो गया, चलो वोटिंग होना शुरू हुआ। ये लगभग वोटिंग का आपका अगर देखा जाए 95-96 से ज़्यादा जोर पकड़ना, 2000 साल के बाद ज़्यादातर लोग प्रधानी तरफ रुख करना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले इतना सरकार पैसे नहीं देती थी, फंडिंग नहीं देती थी। अब जितना पैसा आता है 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ आता है, बढ़िया। आजकल 5 गांव 10 गांव को मिला के बड़ा गांव बनता, बहुत पैसा आता है। आपको राशन बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है, चीनी बढ़ रहा है, आपको बहुत सी चीज़ें आती हैं आजकल आम जनता के फायदे के लिए। तो गाँव का मुखिया की जो चुना जाता था, बेसिक यही कॉन्सेप्ट था कि भाई गांव का एक मुखिया होगा, गांव होगा, गांव की बात क्या होगा, ब्लॉक में रखा जाएगा, ब्लॉक की बात तहसील में डिबेट होगा, तहसील में जो बैठे हैं, जो भी आपको होता है, जिला होता है, वहाँ पर आईएएस होते हैं, तो उनकी बातें वहाँ तक पहुँचेगी। इस गांव में ये समस्या है, तो पॉलिसी बनती थी ऐसे, ऊपर से लेके नीचे आना और ये नीचे से बात ऊपर जाना। तो ये जो हायरार्की सिस्टम होता था, तो बोले इसमें स्तर रखा जाए। कहना स्तर क्या, 3 स्तर रखो। बोले क्या, एक गाँव होना चाहिए, जो गांव का डेवलप, गांव की बातें कहाँ, बीडीओ साहब की बात जिला तक, अर्थात गांव से जाओ तहसील, तहसील से जाओ जिला, 3 स्तर तक बातें होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि भाई केंद्र में जो बैठा है, जिला पे जो बैठा है, वो केंद्र का व्यक्ति है। स्टेट वाली जो बात होगी, कहाँ बैठा, तहसील में बैठा, क्योंकि केंद्र और राज्य जब दोनों तक बात पहुंचेगी तो गांव का डेवलपमेंट अच्छा होगा। उत्तरी स्तरीय जिसे बोलते हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, कोई 3 स्तरीय की बात करता, कोई 2 स्तरीय की बात करता, कोई 2 ही स्तरीय की बात करता है, जिसमें आप पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सिंघवी कमेटी। तो ये पूरा विलेज मतलब गांव की विकास करने के लिए बात रखा गया कि गांव का एक मुखिया हो। उसमें भी
मुखिया में भी जो बीडीसी की चुनाव होती है, एक और साइड में व्यक्ति होता है। इसी लोग कहते हैं गांव का तुम्हारा भाई बीडीसी का ही चुनाव नहीं जीत पाए, एक अलग से होता है, एक सहायिका होते हैं 7-8 लोग। तो अलग अलग क्या हुआ, पूरी चुनाव का बेसिक प्रक्रिया दे दिया गया कि लोग जिसको ईमानदार समझेंगे उसको चुनेंगे, वो सत्ता में लाएंगे, गांव का मुखिया बनेगा। और वो गांव का मुखिया क्या करेगा, गांव के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। अब गांव के डेवलपमेंट के बारे में कौन सोच रहा है, वही वाली कहानी, जब पता चला भाई कोई गांव का मुखिया है, अब सरकार, केंद्र सरकार बोल दिया घर घर जो है आपका शौचालय का प्रक्रिया होगा, भैया लैट्रिन बनेगा, टॉयलेट बनेगा। अब वहाँ पर टॉयलेट बनना चाहिए, घर, हर घर जो है बढ़िया आवास योजना मिलना चाहिए, इंदिरा आवास योजना जो भी हो सरकार चलाती है। तो सबको घर बनना चाहिए, सबके पास टॉयलेट अच्छे होने चाहिए, घर बने अच्छे होने चाहिए। अब पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट दे दी पॉलिसी, जिला स्तर पे बातें आ गई, अब जिला से आ गया तहसील, तहसील से जाएगा गांव में, एक प्रोसेस है। तो गांव का सर्वे कौन करेगा, पीडीओ साहब, सेक्रेटरी साहब, तहसीलदार साहब जो उसमें बैठते हैं, एक नायब साहब बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, गांव की सर्वे करते हैं। तो गांव के सर्वे करेंगे भाई किनको कॉलोनी मिला कि नहीं मिला, किनके पास कितनी ज़मीन है, क्या इस ज़मीन का कितनी इनकम है, उसी बनता था आपका इनकम सर्टिफिकेट। बहुत से लोग आजकल फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के देखते होंगे, राशन कार्ड का जो राशन बढ़ता है गवर्नमेंट का, जो सब्सिडी के रूप में दिया जाता, उसका भी फायदा होता है। वहाँ से पैसा ले लेते, जाके दुकान पर बेच के पौवा पी जाते हैं। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, सिस्टम तो बहुत अच्छा बनाए, लेकिन हर एक व्यक्ति जबकि लालच ऐसी घुस गई, करप्शन घुस गया है। मनरेगा के इतना पैसा आता है, करोड़ों करोड़ों रुपया आता है हर एक गांव में खर्च करने का, लेकिन उसमें लोग इस तरीके से करप्शन करते हैं दोस्तों। बीच में क्या कर देंगे, पीला ईंट बिछा देंगे, सड़क है ऐसे पीला ईंट बिछा देंगे, ऐसे साइड में पक्की ईंट दिखा देंगे, ऐसे बढ़िया पक्की ईंटें दिखाएंगे, बीच से ऐसा कर देंगे, और बीच में घटिया ईंटें डाल देंगे। बस पैसा जो बचा के गाँव के प्रधान, सेक्रेटरी साहब, लेखपाल साहब खा जाते हैं। लेकिन आम जनता जब करप्ट है, आम जनता जब पौवे 500 वोट पे 500 रुपये पे वोट करेगा, तो यही तो देखना पड़ेगा। तो फिर बोलेंगे गांव का विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो हुआ नहीं। अरे पहले स्वयं अच्छा बनो तो अच्छा होगा। ये था विलेज सिस्टम। अगला पॉइंट बात करते हैं आपका 12वीं होती है नगर पालिका, आप जिसमें देते हैं एमसीडी का चुनाव, इसको बोलते हैं ना एमसीडी, म्युनिसिपल कारपोरेशन, जो आपका डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट बोलते हैं, तो म्युनिसिपल कारपोरेशन एंड डेवलपमेंट, एमसीडी का जो चुनाव होता है, ये शहरों में होता है, जो कस्बा होता है, एक गांव होता है और एक कस्बा होता है। कस्बा में क्या हो जाता है, जैसे कि उसमें भी एक क्राइटेरिया, कितनी जनसंख्या यहाँ रहती है, जनसंख्या के आधार पे उसको डिवाइड किया जाता है, और कितने पक्के घर हैं, कितनी कच्चे घर हैं, उसी आधार पे क्या होता है, एमसीडी जो होती है, एक केंद्र डायरेक्ट इस पे पैसा फंडिंग करती है। विलेज को जो है ये भी केंद्र करती है, लेकिन राज्य इस पे पूरा चुनाव करवाती, फोकस करवाती है। तो एमसीडी का जो चुनाव होता है ये केंद्र करवाती है, केंद्र से इसकी पॉइंट जाते हैं। तो इसको आप देखिए, म्युनिसिपल कारपोरेशन, केंद्र की बात होती है, नगर पालिका। अब नगर पालिका में क्या होता है भाई, पानी पीने की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था। यहाँ तो चलो कृषि से जुड़ा था, बस कृषि हटा दो, बाकी सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपका है शेड्यूल 12 में बात रखा गया, 12 में इस बात को इंडिकेट किया गया। इसीलिए आप जब पढ़ेंगे द हायर एजुकेशन, दोस्तों आंखों में कुछ पड़ गया, अच्छा ठीक है। तो एमसीडी का जब चुनाव होता है तो ये पॉइंट जो है कहा जाता है, कैसे शहर को विकास करना, शहर को और आगे कैसे बढ़ाना, वहाँ पर एजुकेशन देखना, कितने रूरल एरिया से बजाय अर्बन एरिया में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत है, कौन से बैंक शहर को डेवलपमेंट के लिए पैसे फंडिंग करेगा, फंडिंग मतलब लोन दे सकता है, कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, एजुकेशन क्या सोचा जा सकता है। वैसे गाँव का मुखिया भी अपने गाँव के विकास के लिए पार्क बना सकता है, चारागाह छोड़ सकता है जानवरों के लिए, खेल कूद के लिए, बच्चों के लिए कर सकता है। तालाब जो होती है उसकी सौंदर्यीकरण कराना, सुंदरी नहीं सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण इसलिए क्योंकि भाई वाटर रिचार्ज होगा तो पानी अच्छा होगा, पानी अच्छा होगा तो कृषि के लिए काम आएगा, पीने के काम आएगा, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। इसलिए पॉलिसियाँ जितनी बनाई गई है सब पॉइंट को ध्यान में रख करके की गई है। तो ये दोस्तों मैंने आज जो बात किया द हायर एजुकेशन का लास्ट वाला पॉइंट मैंने सारा बात किया, इसमें आपका पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या और गुड गवर्नेंस क्या है, और प्लस हमने पॉलिटी की बात शुरुआत कर दिया, आज जो शेड्यूल के बारे में बात किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम दूसरा बात करेंगे आपका
द एंशियंट एजुकेशन, जो कि आपका प्राचीन काल का एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था क्या थी, और इंस्टीट्यूशन संस्थागत रूप में कैसे थी, गुरुकुल एजुकेशन कैसे थी, कल पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही था। बस ऐसे छोटा छोटा वीडियो मिलता रहेगा, पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।